अगली सुबह, जैसा कि अपेक्षित था, लाओ फैन फिर से भोजन की तलाश में दरवाजे पर दस्तक देने आया। लिन युआन को अब इससे कोई आश्चर्य नहीं हुआ, लेकिन उसे यह अजीब लगा कि जिया झेंग साथ नहीं आया था। लियूजी से पूछने पर उसे पता चला कि उस लड़के ने वास्तव में फल अनार के बारे में उसकी कहानी को गंभीरता से लिया था और वह पूरी रात उस पर विचार और अध्ययन करता रहा था। वह अभी भी पांडा जैसी आंखों के साथ पिछवाड़े में पौधों की ग्राफ्टिंग कर रहा था। लिन युआन कुछ अवाक और थोड़ा शर्मिंदा महसूस कर रहा था। काफी देर तक विचार करने के बाद उसने लियूजी को निर्देश दिया कि वह वापस लौटने पर जिया झेंग से कहे कि वह मजाक कर रही थी और हो सकता है कि वह चीज़ मौजूद ही न हो। रसोईघर से बटोर कर लाई गई जमीन पर लौटते हुए गधे का मांस खाते हुए लाओ फैन ने 2 बार गुनगुनाया, उस बदबूदार बच्चे को और खेलने दो, उसे कुछ करने को दो ताकि वह मुझे परेशान न करे। लिन युआन ने अपने होंठ भींचे और रसोई में प्रवेश किया, लेकिन लाओ फैन और जिया झेंग के बीच के रिश्ते के बारे में उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। लाओ फैन ने दावा किया कि उन्होंने कभी शादी नहीं की थी और उनके बीच कोई रक्त संबंध नहीं था। फिर भी उसके दृष्टिकोण से भले ही वे रिश्तेदार नहीं थे, फिर भी वे ऐसे व्यवहार करते थे जैसे कि वे परिवार से भी अधिक करीब हों। लाओ फैन जिया झेंग के प्रति तिरस्कार प्रकट करता था, लेकिन वह हमेशा उसके बारे में चिंतित रहता था। यहाँ तक कि जिया झेंग, जिसने झूमा टाउन में लाओ फैन को बेनकाब करने की बार बार धमकी दी थी, वास्तव में कभी ऐसा नहीं कर सका। लाओ फैन के लिन जियाक्सिन को एक्यूपंक्चर देने के लिए चले जाने के बाद लिन युआन ने चावल का दूध निकाला जो उसने एक दिन पहले तैयार किया था। पिछली रात चावल के दूध को पीसने के बाद उसने उसे एक महीन कपड़े से छान लिया था और रात भर एक बेसिन में छोड़ दिया था। अब तक ये थोड़ा नम मुलायम चावल के आटे की गेंद में बदल गया था। अब बस इसे पकने तक भाप में पकाना बाकी था। चावल के आटे की गेंद को भाप में पकाने के बाद यह मूलतः उपयोग के लिए तैयार थी, लेकिन लिन युआन को लगा कि यह पर्याप्त नहीं था। आटे की गेंद में लचीलापन नहीं था और चबाने पर उसका स्वाद अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए उसने उसे एक बोर्ड पर बेलन से पीटा, जिससे धीरे धीरे चावल का आटा एक चिपचिपा और लचीला चावल केक में बदल गया। चूंकि घर में बच्चे और बुजुर्ग थे, इसलिए लिन युआन ने चावल के केक को सामान्य पतली लंबी पट्टियों में काटने के बजाय छोटे टुकड़ों में काटने का फैसला किया। इस तरह बाद में तलने पर युवा और वृद्ध दोनों ही खाने के शौकीनों को अधिक खाने से पेट दर्द की समस्या नहीं होगी। चावल के केक को तलना बहुत सरल था। कोरियाई मिर्च पेस्ट के बिना उसे मिर्च के साथ काम चलाना पड़ा। उसने पहले चावल के केक के टुकड़ों को पानी में नरम होने तक उबाला, फिर उन्हें ठंडे पानी में डालकर ठंडा किया। चावल के केक पकाने में काफ़ी लचीले होते हैं, इसलिए उन्हें अधिक चिपचिपा बनाने के लिए उसने उन्हें आवश्यकता से थोड़ा अधिक समय तक उबाला। फिर उसने उन्हें मिर्च और हरी सब्जियों के साथ तला जो लियूजी उसके लिए लाई थी। खाना बनाते समय लिन युआन को बगीचे में लगाई गई सब्जियां याद आईं। हाल ही में वह मूनकेक और टोफू में व्यस्त थी और उसे अपने पौधों की प्रगति की जांच करने का समय नहीं मिला था। लेकिन दिनों की गिनती करें तो ये सब्जियां काफ़ी बढ़ गई होंगी। दोपहर के मसालेदार तले हुए चावल के केक और खट्टे और मसालेदार कटे हुए आलू ने लाओ फैन को संतुष्ट कर दिया था, जो विदेशी व्यंजनों का आदी था। अपने भरे हुए पेट को सहलाते हुए उसने स्वाद का आनंद लिया। ये आलू वास्तव में अच्छे हैं, यह आश्चर्यजनक है। किसने सोचा होगा कि वह बदबूदार बच्चा गलती से जो जहरीली फलियां ले आया था, वे इतनी स्वादिष्ट चीज़ में बदल जाएंगी। तस्क तस्क लड़की अपने पाक कौशल के साथ, यदि आप कभी राजधानी में पहुंचती हैं तो आप निश्चित रूप से उन सभी राजधानी शहर के अधिकारियों को अपने रसोई के चाकू के सामने झुका देंगी। और उन शाही रसोइयों, हाहा, मुझे उनके मुंह खुले हुए देखना अच्छा लगेगा। लिन युआन के लिए राजधानी शहर जाना और राजधानी शहर के अधिकारियों से निपटना ऐसी बातें थीं जिनके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था, खासकर एक शाही रसोइया होने के नाते, वे लोग जो खुद सम्राट के लिए खाना बनाते हैं। लेकिन लाओ फैन ने इस बारे में इतनी सहजता से बात की, मानो वह ये टिप्पणी कर रहा हो कि दोपहर के भोजन में आलू कितने स्वादिष्ट थे। ये बूढ़ा आदमी वास्तव में कौन था? दोपहर में लिन युआन अपनी सब्जी की फसल की जांच करने गई और निश्चित रूप से सब्जियां अच्छी तरह से उगी थीं, लेकिन क्षेत्र की मिट्टी की खराब गुणवत्ता के कारण उतनी तेजी से नहीं बढ़ीं। मूली के अंकुर लंबे थे, अब केवल ये सवाल था कि क्या भूमिगत मूली बड़ी और मोटी थी। पत्नी लाउडमाउथ से हुई और उसके 2 बेटे भी वहीं थे जो अपनी जमीन से खरपतवार निकाल रहे थे। दोनों लड़कों में काम करने की होड़ लगी हुई थी, लेकिन कोई भी अपनी मां को कष्ट सहने देने को तैयार नहीं था। दा कियांगजी एक युवा और सुंदर विधवा के लिए इतनी अच्छी पत्नी और बच्चों को कैसे छोड़ सकते थे? कोई यह सोच सकता है कि क्या उसे बाद में इसका पछतावा होगा? 7वीं बहन, लिन युआन ने मधुर स्वर में पुकारा। लाउडमाउथ, जो अपने बेटे के साथ निराई कर रही थी, उसकी ओर देखने लगी। शायद आज वह अच्छे मूड में थी, लेकिन वह उस दिन की तरह खिन्न नहीं दिख रही थी जिस दिन वे पहली बार मिले थे। उसके मुंह के कोनों पर अभी भी एक भूली हुई मुस्कान बनी हुई थी। क्या तुम यहाँ काम करने आए हो, लड़की?
अपनी सब्जियों को देखो, अरे प्यारे, तुम अपने सबसे बड़े चाचा और तीसरे चाचा के साथ लड़ाई में इतने व्यस्त हो गए हो कि अपनी फसलों की देखभाल ही नहीं कर पाए हो, है ना? यहाँ तक कि लाउडमाउथ, जो गांव के पश्चिमी छोर पर रहता था, उसके परिवार के मामलों के बारे में जानता था। लिन युआन को कुछ शर्मिंदगी महसूस हुई। हालांकि अपने बेटों को देखकर लिन युआन को अचानक कुछ याद आया और उसने पूछा, सातवीं बहन, क्या आपका दूसरा बेटा दूसरों के लिए घर बनाने का काम नहीं कर रहा है? ये सही है, मध्य शरद ऋतु उत्सव आ रहा है, इसलिए वह एक दिन की छुट्टी ले रहा है, लाउडमाउथ ने उत्तर दिया। उसके हाथ व्यस्त थे, उसने अपना सिर नहीं उठाया और लापरवाही से पूछा, क्यों? क्या आपका परिवार घर बनाने की योजना बना रहा है? हाँ, मैं मध्य शरद ऋतु महोत्सव के ठीक बाद इसका निर्माण शुरू करने की योजना बना रहा हूँ। लिन युआन ने खेत के किनारे खड़े होकर ईर्ष्या से लाउडमाउथ के फलते फूलते सब्जी के खेत को देखते हुए कहा, क्या क्या आपका परिवार सचमुच घर बनाने जा रहा है? लाउडमाउथ इतनी हैरान हुई कि उसके हाथ में पकड़ा हुआ खरपतवार का झुरमुट जमीन पर गिर पड़ा। ग्रामीण इलाकों में घर बनाना एक बड़ी बात है, क्योंकि कई वर्षों की बचत एक ही घर बनाने में पूरी तरह खर्च हो सकती है। अपने सदमे की तुलना में लिन युआन बहुत शांत थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ सातवीं बहन, आप शायद नहीं जानती होंगी क्योंकि आप मेरे घर नहीं आई हैं, लेकिन हमारे पास जो 3 कमरे हैं उनमें बिल्कुल भी सूरज की रोशनी नहीं आती है। मेरे पिताजी को पैरों में तकलीफ है और साल भर कंग पर लेटे रहने से उन्हें दर्द रहता है। इसके अलावा मेरी माँ बच्चे को जन्म देने वाली है, इसलिए मैंने सोचा कि बेहतर होगा कि मैं सर्दियों से पहले जल्दी से एक नया घर बना लूँ। मेरे माता पिता के लिए यहाँ रहना बेहतर होगा। शुरुआती आश्चर्य के बाद लाउडमाउथ शांत हो गया और कुछ देर सोचने के बाद सिर हिलाया और कहा, इस मामले में मेरा एशुवान अकेले निर्णय नहीं ले सकता। खैर, मैं मध्य शरद ऋतु महोत्सव के दौरान उसके चचेरे भाई के घर जा रहा हूँ। फिर मैं उनसे व्यक्तिगत रूप से बात करूंगा। शायद मैं आपको छूट भी दिला सकूं। जहां तक कीमत की बात है, लिन युआन को इसकी ज़्यादा चिंता नहीं थी। वह वास्तव में ये जानना चाहती थी कि क्या मकान उसके ब्लूप्रिंट के अनुसार बनाया जा सकता है, लेकिन चूंकि लाउडमाउथ ने प्रस्ताव दिया था, इसलिए मना करना अशिष्टता होगी, इसलिए वह मुस्कुराए और सहमत हो गई। हालांकि लाउडमाउथ काफ़ी गंभीर लग रही थी जब वह करीब आए और फुसफुसाई, तुम मूर्ख हो, उन कृतघ्न क्रूर लोगों के साथ संबंध तोड़ने के बाद तुम इतने खुलेआम एक नया घर बना रही हो। क्या आपको डर नहीं है कि वे लोग आएंगे और आपके लिए मुसीबत खड़ी करेंगे? मुझे लगता है कि उनके हस्तक्षेप और तोड़फोड़ से बचने के लिए घर बनाने के लिए चंद्र नववर्ष के बाद तक इंतजार करना बेहतर होगा। लिन युआन ने पहले इस पर विचार नहीं किया था और उसने सोचा कि वे केवल परिचित थे। उसने सोचा कि लाउडमाउथ की छूट की पेशकश महज एक सामान्य बातचीत थी, लेकिन अब वह उसे ईमानदारी से सलाह दे रही थी। लाउडमाउथ दिखने में जितनी दयालु थी, उससे कहीं अधिक दयालु थी। ठीक है, अगर वे चाहें तो हंगामा करें। क्या मैं, लिन युआन, उनकी वजह से नया घर नहीं बनाऊंगा? इसके अलावा ये घर मेरी अपनी मेहनत की कमाई से बनेगा, जिसका उनसे कोई लेना देना नहीं है। जब हम परिवार से अलग हुए और संबंध तोड़ लिए तो उन्होंने हमें केवल 2 टाइल चांदी और 3 प्लॉट जमीन दी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। लिन युआन के संकल्प को सुनकर लाउडमाउथ ने और कुछ नहीं कहा, केवल उसे धीरे से याद दिलाया कि अगर उसे मदद की ज़रूरत है तो वह उसके पास आ सकती है। लड़ना और डांटना निश्चित रूप से लाउडमाउथ की विशेषता थी। लिन युआन उसकी बातों से खुश हुआ। ऐसी महिला से दोस्ती करना वास्तव में सौभाग्य की बात थी। लिन युआन के खेत में सब्जियां बहुत अच्छी नहीं हो रही थीं, और चूंकि वह खेती में कोई विशेषज्ञ नहीं थी, उसने सोचा कि वह कुछ दिनों में अपने चाचा से सलाह लेगी जब उसके दादा दादी आ सकते हैं। लाउडमाउथ के साथ बातचीत के बाद लिन युआन ने घर जाने का फैसला किया। हालांकि लाउडमाउथ को अचानक कुछ याद आया और वह लिन युआन के पास गया और फुसफुसाया, वह लिन एरशुवान, क्या वह आपके पिता का परिचित नहीं है? जैसे ही मैं यहाँ आ रहा था, मेरी मुलाकात जियो हे की बेशर्म माँ से हुई जो बुरी बातें बोल रही थी। उसने कहा कि अब दूसरे भाई के परिवार के पास पैसा है, इसलिए वे अपने बड़े भाई और भाभी की परवाह नहीं करते और वे बस लिटिल डिजास्टर स्टार के घर आते जाते रहते हैं। उन्होंने ये भी शिकायत की कि उन्हें अपने परिवार के कारण बहुत डर लगता है, हालांकि वे लंबे समय से अलग रह रहे हैं। वह बड़ा भाई तो अपनी जन्म देने वाली माँ की भी देखभाल नहीं करता, और अब जबकि छोटा भाई पैसा कमा रहा है तो वे उससे भीख मांगने को आतुर हैं। कुछ नहीं, बस कृतघ्न भेड़िए। लाउडमाउथ से ये सुनकर लिन युआन को कुछ आश्वासन मिला। चाहे उसने यह बात जियो हे की माँ के प्रति वास्तविक चिंता या तिरस्कार के कारण साझा की हो, लिन युआन लाउडमाउथ के प्रति आभारी थी। आखिरकार लिन दाशुआन कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे हल्के में लिया जा सके। उसने हमेशा अपनी तीसरी चाची को पैसे के लिए परेशान किया था। उसे जाकर गुइजी के परिवार को इसकी सूचना देनी होगी। लाउडमाउथ से अलग होने के बाद लिन युआन को घर पर ऊब महसूस हुई और उसने उस दिन लियूजी द्वारा लाए गए मूनकेक भरने को निकालने का फैसला किया और मूनकेक बनाने की तैयारी शुरू कर दी। ये सब वास्तव में लाओ फैंग की बदौलत था।
कल उसने उसे कुछ मूनकेक दिए थे और उसे वे बहुत पसंद आए, और वह सुबह सुबह मूनकेक बनाने के लिए भरावन से भरा एक बड़ा कटोरा लेकर आ गया। परसों मध्य शरद ऋतु उत्सव था और उसने पहले अपने परिवार को शहर घुमाने ले जाने की योजना बनाई थी, लेकिन अपने माता पिता के स्वास्थ्य और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उसकी छोटी बहनें पहले ही शहर जा चुकी थीं, उसने यह विचार त्याग दिया। इसके बजाय वह घर पर ही एक आरामदायक पारिवारिक समारोह के लिए मूनकेक बनाती थी। क्या ये बाहर जाने से बेहतर नहीं था? लिन युआन ने बहुत सारे मूनकेक बनाए और उन्हें कई भागों में विभाजित किया। वह पहले ही गुइजी की भाभी और लानहुआ के घर पर कुछ पहुंचा चुकी थी और लाओ फैन और अपने परिवार के लिए कुछ रखने के अलावा उसने पुराने गांव के मुखिया के लिए अतिरिक्त बनाने का फैसला किया और सब्जी के खेत में लाउडमाउथ के साथ अपनी मुलाकात को याद करते हुए लाउडमाउथ के परिवार को भी इसमें शामिल किया। जहां तक अतिरिक्त हिस्से की बात है तो दिन रात के आंतरिक संघर्ष के बाद लिन युआन ने पुराने पारिवारिक घर का दौरा करने का फैसला किया। वह किसी को भी पैसा न देने पर अड़ी हुई थी। वह अपनी मेहनत से कमाई हुई चांदी उन लोगों को क्यों सौंपे जो उन्हें परिवार की तरह नहीं मानते। इसके अलावा यदि वह ऐसा करती भी तो क्या वे उसकी उदारता की सराहना करते? निश्चित रूप से नहीं। अधिक संभावना यह है कि उनका लालच बढ़ जाएगा और वे उसके परिवार की संपत्ति के पीछे अथक प्रयास करेंगे। हालांकि वह उन्हें कुछ खाना देने को तैयार थी क्योंकि वह अपने पिता के लिए वहां जा रही थी। यदि लिन जियाक्सिन को अपने बिस्तर पर पड़े स्ट्रोक से पीड़ित पिता और अपनी अकेली मां की चिंता न होती तो लिन युआन ने बुजुर्ग दंपत्ति के लिए मूनकेक लाकर इतनी दयालुता दिखाने की जहमत नहीं उठाई होती। जब तक मूनकेक पककर तैयार हो गए, लिन युआन ने पहले ही रात का खाना तैयार कर लिया था और खा लिया था। ये देखते हुए कि अभी भी सुबह थी, उसने सोचा कि वहां के लोग अभी तक सोए नहीं होंगे, इसलिए उसने प्रत्येक परिवार को ताज़ा पके हुए मूनकेक पहुंचाने का निर्णय लिया। लाउडमाउथ का घर गांव के सुदूर पश्चिमी छोर पर स्थित था और लिन युआन का इतनी देर से पहुंचने का कोई इरादा नहीं था। वह केवल पुराने गांव के मुखिया और पुराने घर के लिए हिस्सा लेकर आई थी। जाने से पहले लेडी लियू ने असहज महसूस करते हुए अपनी बेटियों के साथ पुराने घर जाने पर जोर दिया, लेकिन वह 8 महीने की गर्भवती थी और लिन युआन अपनी मां को रात की सड़क पर चलने नहीं दे सकती थी। लिन जियाक्सिन को कुछ पश्चाताप महसूस हुआ। उसे हमेशा यह महसूस होता रहा कि उसने अपनी बेटियों को निराश किया है। लिन युआन हमेशा की तरह ध्यानपूर्वक मुस्कुराते हुए उसे सांत्वना देते हुए कहा कि एक पोती होने के नाते अपने दादा दादी से मिलना उसका कर्तव्य है। रास्ते में उनकी मुलाकात लिन एरशुवान से हुई, जिसे लिन युआन से व्हीलचेयर का ब्लूप्रिंट पहले ही मिल चुका था। वह पूरे दिन इसका अध्ययन कर रहा था और लिन जियाक्सिन के साथ व्हीलचेयर के पहियों के विषय पर चर्चा करने वाला था। जाने से पहले अपने पिता की आंखों में चिंतित भाव को याद करते हुए लिन युआन की आंखें चमक उठीं और उसने पुराने घर की ओर बढ़ने से पहले लिन एरशुवान से चुपचाप कुछ शब्द कहे। टोकरी को हाथ में लेकर और अपने सामने विशाल द्वार को देखते हुए लिन युआन को अचानक वह आखिरी बार याद आ गया जब वह चांदी मांगने आई थी। महज आधे महीने में ही वह सामान पहुंचाने के लिए यहां आ गई। काफी देर तक दरवाजा खटखटाने के बाद भी जब कोई दरवाजा खोलने नहीं आया तो वह ये सोचकर कि सभी सो गए हैं जाने ही वाली थी कि दरवाजा चरमराकर खुल गया। पिछली बार के विपरीत इस बार दरवाजा खोलने वाली विनम्र चाची नहीं थी, बल्कि कभी घमंडी और अभिमानी रही लेडी यांग थीं। हालांकि इस समय उनमें वह पूर्व जीवंतता नहीं थी और वे 60 या 70 वर्ष की महिला जैसी कमजोर दिख रही थीं। कौन है ये? लेडी यांग की आवाज़ कुछ कर्कश और धीमी थी और चांदनी के बावजूद उसकी बूढ़ी धुंधली आंखों ने आगंतुक को केवल उस व्यक्ति के रूप में पहचाना जिससे वह सबसे अधिक घृणा करती थी, लिटिल डिजास्टर स्टार, जिसे उसने करीब से देखा था। आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? यहाँ मेरे दुर्भाग्य को देखने के लिए? ये देखकर कि यह लिन युआन था, लेडी यांग की आवाज़ तुरंत एक सप्तक तक बढ़ गई और उसकी आंखें गुस्से से गोल हो गईं, मानो वह उसे खा जाएगी। जियो लिनशुन, जो बचपन में लेडी यांग के व्यवहार से भयभीत रहती थी, अब उसने अपनी बड़ी बहन का हाथ थोड़ा और कसकर पकड़ लिया। हालांकि अब उसमें वह डर नहीं रहा जो पहले था और वह पहले की तरह सीधी और सीधी खड़ी थी। लिन युआन ने ठंडी हंसी में कहा, तुम्हारा दुर्भाग्य? मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। ये लो, ये तुम्हारे लिए है, मेरे पिता ने मुझे इसे देने के लिए कहा था। उसने टोकरी उसके हाथों में बढ़ा दी, उसके लेने का इंतजार करते हुए। फिर भी लेडी यांग ने पीछे हटते हुए मानो वह जहर हो, कई कदम पीछे हटते हुए और चिल्लाते हुए कहा, तुम छोटी आपदा स्टार हो, अपनी गंदी चीजें दूर ले जाओ। पिछली बार तुम्हारे आंगन में ही मेरे बूढ़े पिता को दौरा पड़ने का श्राप दिया गया था और अब तुम मुझे श्राप देने के लिए कुछ गंदा सामान लाए हो। तुम मृत्यु के अग्रदूत हो, लिटिल डिजास्टर स्टार। लिन युआन को उम्मीद नहीं थी कि लेडी यांग मूनकेक स्वीकार करेंगी। उन्होंने कंधे उचका दिए, टोकरी वापस खींच ली और उदासीनता से कहा, आप वास्तव में मनोरंजक हैं। ये स्पष्ट रूप से लिन योंगले ही था जिसने उसे स्ट्रोक के लिए क्रोधित किया, और अब आपने फिर से सारा दोष सीधे मेरे सिर पर मर दिया है।
बेशक लेडी यांग यह मानने को तैयार नहीं थी कि उनका प्यारा पोता, जिसे उन्होंने बचपन से प्यार किया था, अपने दादा को इतना नाराज कर देगा कि वे बीमार पड़ जाएंगे। लिन युआन की ओर इशारा करते हुए वह गुस्से से चिल्लाई, बकवास मत करो। मैं अपने पोते को जानता हूँ। यहाँ से चले जाओ, मुझे तुम्हारी गंदी चीजें नहीं चाहिए। और जब तुम वापस जाओ तो अपने उस निकम्मे पिता से कहना कि मुझे ऐसे पतित पुत्र को जन्म देने का बहुत अफसोस है। अगर मुझे पता होता कि वह बड़ा होकर मेरे दरवाजे पर मौत के दूत लेकर आएगा तो मुझे पैदा होते ही उसका गला घोंट देना चाहिए था या उसे डुबो देना चाहिए था। उसे पालने से तो उसे आवारा कुत्तों को खिलाना भी बेहतर होता। लिन युआन गुस्से और आक्रोश दोनों से भरी हुई, उसने अपने होंठ जोर से काटे और बस बोलने ही वाली थी कि तभी उसने अचानक अपने पीछे भारी सांसों की आवाज़ सुनी। लिन एरशुवान को पहले जो कुछ कहा था उसे याद करते हुए उसने बलपूर्वक अपने शब्द निगल लिए। अपना उद्देश्य पूरा करने और जियाओ लिनशून के साथ जाने के लिए तैयार होने के बाद उसने अचानक आंगन के अंदर से एक तीखी आवाज़ सुनी, तुम बूढ़े नीच, तुम गेट पर किससे बात कर रहे हो? क्या आप जल्दी से अपने पोते को खाना नहीं खिलाएंगे? लिन युआन कुछ उलझन में था। अतीत में भले ही लाओसन के घराने लेडी यांग को नीची नज़र से देखते थे, फिर भी वे बूढ़े जोड़े के हाथों में चांदी की खातिर लिन जियानलिंग और उसकी पत्नी पर फिदा रहते थे। वे अचानक ऐसा क्यों बोल रहे थे? क्या ऐसा इसलिए हो सकता है कि लिन जियानलिंग को दौरा पड़ा था, इसलिए ली फैंग ई अब पीछे नहीं हट रहे थे? लेडी यांग ने लिन युआन को नाराजगी से देखा। इससे पहले कि वह एक कदम भी आगे बढ़ पाती, चाची माँ की आवाज़ भी सुनाई दी, दरवाज़ा बंद करके इतनी बातें कर रही हो? क्या अब भी आपको लगता है कि आप पहले वाली ही सास हैं? सचमुच दुर्भाग्य है, हाथ में चांदी का एक भी टुकड़ा नहीं है, फिर भी हर दिन उदारता दिखा रहे हैं, बेशर्म। ये सुनकर लिन युआन को अंततः समझ आ गया। ये पता चला कि दोनों बहनों ने लेडी यांग को अपना असली रंग दिखाने का साहस तभी किया जब उन्हें पता चला कि उनके पास अब कोई चांदी नहीं बची है। निश्चित रूप से लिन युआन ने सही अनुमान लगाया था। उस दिन जब लिन जियानलिंग को अचानक लकवाग्रस्त स्ट्रोक हुआ तो बॉस लिन जियाजोंग ने अपने छोटे बेटे की खातिर अपने पिता के इलाज पर पैसा खर्च करने से इनकार कर दिया और हठपूर्वक बूढ़े व्यक्ति को घर वापस भेज दिया। पुराने घर में लौटने के बाद लेडी माँ और ली फैंग ई ने शुरू में लेडी यांग को काफ़ी सांत्वना दी। अगले दिन तक ऐसा नहीं था। सबसे चालाक ली फैंग ई ने उस क्षण का फायदा उठाया जब लेडी यांग बूढ़े आदमी को खाना खिला रही थी, ताकि वह गुप्त रूप से उस जगह की खोज कर सके जहां लेडी यांग अपनी चांदी छिपाती थी। उसने सोचा था कि उसे अच्छी मात्रा में चांदी मिलेगी, लेकिन इसके बजाय उसने सब कुछ उलट पुलट कर दिया और उसे 3 टैल से कुछ अधिक ही चांदी मिली। गर्म स्वभाव वाले ली फैंग ई को तुरंत गुस्सा आ गया जब उन्हें एहसास हुआ कि अब तक बूढ़े दंपति ने उन्हें सिर्फ चांदी के एक टुकड़े से धोखा दिया था। उसे आश्चर्य हुआ कि जब बूढ़ा आदमी बीमार पड़ा तो उसकी पत्नी ने उसके इलाज के लिए अपनी चांदी क्यों नहीं दी। तो पता चला कि कोई भी नहीं बचा था। जिस क्षण ली फैंग ई ने सोचा कि वह कितने समय से बूढ़े जोड़े द्वारा धोखा खा रही थी, वह भड़क उठी। हालांकि लेडी यांग के पास अब कोई चांदी नहीं थी, फिर भी उसका गुस्सा अभी भी था और उसने तुरंत जवाब दिया, न तो आप और न ही आपके पति जानते हैं कि एक पैसा कैसे कमाया जाए, हमेशा मुझसे पैसे मांगने के लिए अपने हाथ फैलाए रहते हैं। मैंने बहुत पहले ही अपनी सारी चांदी तुम दोनों पर लुटा दी है। कमरे में प्रवेश करते ही लेडी माँ ने यह बात सुन ली और स्वाभाविक रूप से परेशान हो गईं। चाहे जो भी हो, वे परिवार की मुख्य शाखा थे। ये सोचना एक बात थी कि उनकी पीठ पीछे लेडी यांग लाओसन के बेटों को कैंडी के लिए पैसे दे रही थी, लेकिन लाओसन के परिवार को सारी चांदी देना अस्वीकार्य था। उसकी बेटी लेडी सियू को अभी भी दहेज के लिए चांदी की जरूरत थी। लेडी माँ पूरे समय कोसती और बुदबुदाती रहीं, उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि लेडी यांग के पास केवल 3 टैल से थोड़ी अधिक चांदी थी। उसने लेडी यांग के कमरे को उलट पुलट कर दिया, संदूकों और अलमारियों की तलाशी ली और उसे पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया। यहाँ तक कि कान पर लेटे हुए लिन जियानलिंग के भी कपड़े दोनों भाभियों ने उतार दिए और उसकी सावधानीपूर्वक तलाशी ली। उन्हें चिंता थी कि उसने अपने शरीर पर चांदी छिपा रखी होगी। लेडी यांग इतनी क्रोधित हुई कि उसने गालियां दी और रोई, लेकिन उसके विलाप और डांट से उसकी दोनों बहुओं का तिरस्कार ही हुआ। उसे उम्मीद थी कि उसके बेटे उसका साथ देने के लिए वापस आएंगे, लेकिन लाओसन एक ऐसा व्यक्ति था जो अपनी पत्नी से डरता था और न केवल उसका पक्ष नहीं लेता था, बल्कि चांदी गायब होने की सच्चाई छिपाने के लिए भी उसे दोषी ठहराता था। जहां तक बॉस की बात है तो वह इन दिनों अपने बेटे की समस्याओं को लेकर इतना चिंतित था कि उसके पास उस पर ध्यान देने का समय ही नहीं था। और यदि उसे इस बारे में पता भी चल गया तो वह संभवतः उसे लाओसन और उसकी पत्नी को सारी चांदी देने के लिए दोषी ठहराएगा, जिसके परिणामस्वरूप अब उसके पास अपने बेटे को जेल से छुड़ाने के लिए पैसे नहीं हैं। उस दिन से लेडी यांग और लिन जियानलिंग के लिए कठिन दिन शुरू हो गए। लेडी यांग, जो पहले कभी घरेलू कामों में शामिल नहीं हुई थी, ने घर के सभी प्रकार के काम अपने हाथ में ले लिए, कपड़े धोने और खाना पकाने से लेकर पानी लाने तक, जो एक कठिन काम था। जहां तक 3 टैल से कुछ अधिक चांदी की बात थी, उसे दोनों बहुओं ने आपस में बांट लिया।
चांदी बांटने के बाद भी उन्होंने लेडी यांग पर कोई दया नहीं दिखाई। हर बार भोजन वह सबसे आखिर में खाती थी। पहले वह अपने दोनों पोतों को खिलाती, फिर बूढ़े आदमी को, और जब उसकी बारी आती तो कुछ भी नहीं बचता था या केवल बचा हुआ खाना ही बचता था। एक बार भूख के कारण उसने लिन सियू से बचा हुआ आधा कटोरा चावल झटपट खा लिया। पिछले दिनों की अपनी कठिनाइयों के बारे में सोचकर लेडी यांग को एरशुवान के परिवार पर और भी अधिक गुस्सा आ गया। यदि वह उस दिन व्यभिचारियों को पकड़ने के लिए एरशुवान के घर न गई होती तो शायद उसके पति को दौरा न पड़ता और ये तथ्य भी उजागर न होता कि उसके पास चांदी खत्म हो गई थी। लिन युआन की ओर लेडी यांग की निगाहें और भी अधिक विषैली हो गईं और उन्होंने भयंकर रूप से शाप दिया, दफा हो जाओ, विनाश का अग्रदूत। मैं हर दिन धूपबत्ती जलाता हूं और बुद्ध से प्रार्थना करता हूं कि वे इस राक्षसी संतान को शीघ्र दूर कर दें। मेरी बड़ी बहन कोई राक्षसी संतान नहीं है। जियो लिनशुंग अंततः खुद को रोक नहीं सका और जोर से जवाब दिया। तभी लेडी यांग ने उसे ठीक से देखा और सामने का दरवाज़ा बंद करते हुए जहरीली गालियां देते हुए कहा, ठीक है, वह नहीं है, तुम हो, तुम्हारा पूरा परिवार ही राक्षस है। बुद्ध को शीघ्र ही अपने राक्षस वंश के पूरे परिवार को दूर ले जाने दो, और आपकी माँ के अंदर उस घटिया आवारा का भ्रूण, वह दुर्भाग्य का टुकड़ा, ये सब ले जाओ। दरवाज़ा बंद होने के बाद भी लिन युआन अभी भी प्रवेश द्वार से लेडी यांग की गालियां सुन सकता था, लेकिन ये जल्द ही ली फैंग ई की ऊंची आवाज़, बेकार बूढ़ी डायन, में डूब गया। ये याद करते हुए कि लेडी यांग कितनी जीवंत हुआ करती थी और अब उन्हें देखकर लिन युआन को दुख की लहर महसूस हुई। शायद यह एक बुरे व्यक्ति द्वारा दूसरे बुरे व्यक्ति को कुचले जाने का मामला था। वह सोच रही थी कि लेडी यांग, लेडी माँ और ली फैंग ई की यातनाओं के तहत कितने समय तक जीवित रह पाएगी। जैसे ही वह हाथ में मूनकेक की टोकरी लेकर मुड़ी, लिन युआन ने देखा कि लिन जियाक्सिन को चांदनी के नीचे लिन एरशुवान की पीठ पर ले जाया जा रहा है। उस समय उसका रंग बहुत पीला था और उसकी आंखें निराशा से भरी हुई थीं। लिन युआन ने एक हल्की आह भरी। उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि उस दिन पुराने घर में आने के पीछे उसके अपने उद्देश्य थे और उसने ही इस मुद्दे पर चर्चा करते समय लिन एरशुवान को अपने पिता को लुभाने के लिए व्यवस्था की थी। वह बस यही चाहती थी कि उसके पिता, जो अभी भी लिन जियानलिंग और उसकी पत्नी के लिए थोड़ी सी उम्मीद रखते थे, उनका असली चेहरा देख लें। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे ऐसा मनहूस दृश्य देखना पड़ेगा। लेडी यांग को पहले ही अपने 2 बेटों और बहुओं द्वारा इस हद तक प्रताड़ित किया जा चुका था, फिर भी उन्होंने अपने सच्चे पुत्रवत दूसरे बेटे के करीब आने से इनकार कर दिया। शायद यही लिन जियाक्सिन की सबसे बड़ी निराशा थी। पिताजी, आप। लिन जियाक्सिन ने मुश्किल से रोने से भी बदतर मुस्कान निकाली, अपनी बेटी के सिर पर थपथपाया और उसे दिलासा दिया, दाया, ये सब पिताजी की गलती है। हालांकि मैं आपकी दादी को जानता था, हालांकि मुझे पता था कि वह तुम्हें डांटेगी ही, फिर भी मैंने तुम्हें सामान देने के लिए यहाँ बुलाया। क्या आप पिताजी को दोष देते हैं? लिन युआन ने संवेदनशीलता से यह समझा कि कैसे लिन जियाक्सिन लेडी यांग को दादी कहने में झिझकते थे और उन्हें वह कहकर संबोधित करते थे। ये जानते हुए कि उसका उद्देश्य पूरा हो गया है, उसे अभी भी थोड़ा खट्टा महसूस हो रहा था। सिर हिलाते हुए उसने कहा, पिताजी, मैं आपको कैसे दोष दे सकती हूँ? ये पिताजी की गलती नहीं है। लिटिल डिजास्टर स्टार उपनाम रखना मेरी गलती है। यदि यह उपनाम न होता तो हमारे दादा दादी इतने वर्षों तक मुझे नापसंद नहीं करते और यही बात उन्हें माँ और आपको भी नापसंद करने तक ले जाती। मूर्ख बच्चे, कैसा उपनाम? क्या ये दूसरों द्वारा की गई बकवास नहीं है? लिन जियाक्सिन अपनी बेटी को इस तरह देखकर दिल टूट गया। उसने पुराने घर के कसकर बंद दरवाजे को देखा, फिर दूर से दिखाई दे रहे अपने घर को देखा और अचानक राहत की सांस ली। हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, चलो चलें, घर चलें। तुम्हारी माँ और एरिया अभी भी दरवाज़ा खुला रखकर हमारा इंतज़ार कर रही हैं। जोर से सिर हिलाते हुए लिन युआन को पता था कि उसके पिता ने वास्तव में उस तरफ के लोगों को जाने दिया था। उस छोर पर मामलों को निपटाने के बाद लिन युआन मीठी नींद सो गई और उसे तब तक निर्बाध आराम मिला जब तक कि उसने अचानक इस रात एक विशाल सुअर के पैर का सपना नहीं देखा। यह एक आकर्षक शहद की परत से ढका हुआ था, जिससे एक के बाद एक लुभावनी खुशबू फैल रही थी, जो किसी को भी एक निवाला लेने के लिए ललचा रही थी। प्रसन्न होकर लिन युआन ने दोनों हाथों में एक चमकदार, बड़ा शेफ का चाकू पकड़ लिया तथा स्वादिष्ट सुअर के पैर को काटने से पहले कचा कचा ध्वनि के साथ उन्हें आगे पीछे तेज किया। हालांकि कुछ अजीब हुआ, चाहे उसने कितनी भी जोर से काटा, सुअर का पैर बिना किसी निशान के पूरी तरह से सुरक्षित रहा। जैसे ही वह सोच रही थी कि क्या उसकी चाकू चलाने की कला में कमी आ गई है या इस घोड़े में कुछ गड़बड़ है, तभी पूरी तरह पका हुआ विशालकाय घोड़ा अचानक उछल पड़ा और जोर से हंसने लगा। भूत देखा। लिन युआन ने डर के मारे अपनी आंखें बड़ी कर लीं और अपनी निगाहों से उस पैर को ऊपर की ओर देखा तो देखा कि उसमें एक सुअर का पैर, एक पेट और फिर एक चेहरा उगाया है। अरे नहीं, ये सुअर का चेहरा नहीं था।
उसने पहले कभी इतना सुंदर सुअर का चेहरा नहीं देखा था। मोटी भौहें और बड़ी आंखें, चिकना और चमकदार रूप, और उसके मुंह के कोने पर टिकी वह धूर्त मुस्कान। जिया झेंग, उस सुअर का चेहरा धन के प्रति आसक्त युवा स्वामी से बहुत मिलता जुलता था। लिन युआन हक्का बक्का रह गया। सुअर के चेहरे वाली आकृति स्तब्ध लिन युआन को देखकर और भी अधिक अहंकार के साथ हंसी। हाँ, तुम बदमाश, तुम मेरा मांस खाना चाहते हो। आपको देखना होगा कि क्या आप सक्षम हैं। मुझे धोखा देने के लिए एक घटिया चीज का उपयोग करके मैं तुम्हें अपनी शक्ति का स्वाद चखाऊंगा। जैसे ही ये शब्द निकले, सुगंधित पैर में नाटकीय रूप से परिवर्तन आना शुरू हो गया। शहद की चमक काली पड़ गई, छिद्र फैल गए और चमकदार काले बाल उग आए। जैसे ही प्रसन्न सुअर का चेहरा लिन युआन पर हमला करने के लिए अपने कटीले पैरों को घुमाने लगा। धम्म धम्म धम्म। जैसे ही वह हमलावर घोड़े से बचने के लिए तेजी से भागी, पूरी दुनिया हिंसक रूप से हिलने लगी, जिससे वह इस संकट से बच गई। बड़ी बहन, तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? जैसे ही लिन युआन ने अपनी आंखें खोलीं, उसने लिन वेई का चिंतित चेहरा अपने पास देखा। उसके छोटे हाथ लगातार उसके माथे से पसीना पोंछ रहे थे, जो या तो डर या थकावट से था। लिन युआन को दुर्स्वप्न से होश में आने में लगभग आधा मिनट लगा। ओह, ये कुछ भी नहीं है। मैंने अभी अभी एक बुरा सपना देखा है। बोलने के तुरंत बाद उसने दरवाजे पर लगातार दस्तक सुनी, जिससे वह भौचक्की रह गई। अभी तो भोर हुई है, अब दरवाजे पर कौन दस्तक दे सकता है? लिन वेई ने अपने कपड़ों के बटन लगा लिए थे और लेडी लियू द्वारा बनाए गए नए कड़ाईदार जूतों की एक जोड़ी पहनने के लिए नीचे झुकी थी। बिल्कुल। बड़ी बहन, मैं जाकर देखूंगा कि वह कौन है। यहीं रुकिए, आपने बहुत पसीना बहाया है। अगर आप बाहर गए तो आपको सर्दी लग सकती है। हालांकि दिन का तापमान बहुत कम नहीं था, फिर भी दिन और रात के बीच काफ़ी अंतर था और मौसम काफ़ी ठंडा हो सकता था। लिन युआन ने अपने चेहरे से पसीना पोंछा और सपने में अपने शर्मनाक रूप को याद करते हुए अपना सिर हिलाया। कुछ ही क्षणों में उसने अपने कपड़े पहन लिए। भले ही यह उसका अपना दरवाजा था, फिर भी वह लिन वेई को अकेले दरवाजा खोलने देने में सहज महसूस नहीं कर रही थी। जियाओ लिनशुंग छोटा होने और गहरी नींद सोने वाला होने के कारण स्वाभाविक रूप से दस्तक नहीं सुन पाया। हालांकि श्री और श्रीमती रास्ते के उस पार लियू पहले से ही हलचल कर रहे थे। जैसे ही लिन युआन ने कपड़े पहने, उसने अपने माता पिता को आश्वस्त करने के लिए आवाज लगाई, फिर लिन वेई के पीछे दरवाजे तक गई। कौन है? लिन युआन ने दरवाजे के पास पहुंचकर पुकारा। दस्तक बंद नहीं हुई, बल्कि और अधिक तीव्र हो गई। उसने जितनी बार भी पुकारा, किसी ने उत्तर नहीं दिया। लिन वेई थोड़ा डर गया और लिन युआन का दिल भी तेजी से धड़कने लगा। क्या ऐसा हो सकता है कि लाउड माउथ की चेतावनियां सच हो गई हों? क्या लिन दाशुआन ने उसे खातों के लिए जिम्मेदार ठहराया था और परेशानी की तलाश में आया था? ये सोचकर उसने जल्दी से दीवार से टिकी कुदाल को पकड़ लिया और उसे अपने हाथों में कसकर पकड़ लिया, जबकि लिन वेई ने भी एक लकड़ी की छड़ी उठाई और उसे ऊपर उठा दिया। उनका दरवाज़ा पहले भी 2 बार टूट चुका था और काफ़ी समय से अस्थिर हो गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि दूसरी ओर बैठे व्यक्ति को या तो ये बात पता नहीं थी या फिर वास्तव में उनका कोई गलत इरादा नहीं था, क्योंकि उन्होंने दरवाज़ा खटखटाने के अलावा कुछ नहीं किया। लिन युआन ने अपनी बड़ी बहन को धीरे से दरवाज़ा खोलने का इशारा किया, जबकि उसने खुद कुदाल को ऊपर उठाया। दरवाज़ा धीरे धीरे खुल गया। जब जिया झेंग का चेहरा दरवाजे पर दिखाई दिया, तो लिन युआन को अचानक ऐसा लगा जैसे उसकी ताकत खत्म हो गई हो और उसने अपने सिर के ऊपर से कुदाल जमीन पर गिरा दी। क्या हो रहा था? क्या वह अभी भी अपने सपने से जागी नहीं थी? इस बार वह सुअर जैसा चेहरा वाला आदमी उसके दरवाजे पर कैसे आ पहुंचा? जिया झेंग ने उसे स्तब्ध होकर देखा, यहाँ तक कि भूत जैसी अभिव्यक्ति। उसका चेहरा काला पड़ गया, उसके हाथ उसके कूल्हों पर थे। उसने गुस्से से कहा, तुम नीच हो। जब तुम मुझे देखते हो तो हमेशा ऐसे क्यों दिखते हो? क्या मुझे आपका पैसा देना है? लिन युआन स्पष्ट रूप से अभी भी काले बालों से ढके सुअर के खुर के सपने से होश में नहीं आई थी। उसने लिन वेई की ओर देखा, जिसने पहले ही अपनी छड़ी नीचे रख दी थी, और हकलाते हुए पूछा, बड़ी बहन, क्या मैं सपना देख रही हूँ? मैं इस आदमी को फिर से क्यों देख रहा हूँ? इससे पहले कि लिन वेई जवाब दे पाता, जिया झेंग की अभिव्यक्ति में स्पष्ट रूप से सुधार हुआ और वह कूद पड़ा। उसका सुंदर चेहरा लिन युआन के करीब आ गया, लगभग नाक से नाक। आपने क्या कहा? सपना देख रहे हैं? फिर से देख रहे हैं? तुम छोटे बदमाश, तुमने मेरे बारे में सपना देखा। हाँ, जैसा कि कहावत है, जो आप दिन में सोचते हैं वही आप रात में सपने देखते हैं। आप दिन भर मेरे बारे में सोचते होंगे, रात में भी मेरे बारे में सपने देखते होंगे। बताओ, क्या तुम मुझसे प्रभावित हो? लिन युआन के मना करने का इंतजार किए बिना आत्मविश्वासी जिया झेंग पहले ही हॉल में बैठ गया था और खुद से बोला, मैं जानता था कौन सी महिला मेरे जैसे सुंदर और बेलगाम युवा मालिक के लिए पागल नहीं होगी। लेकिन मैं आपको पहले ही बता दूं कि राजधानी से लेकर जुमा टाउन तक बहुत सारी महिलाएं हैं जिनकी नज़र मुझ पर है। यदि आपके पास कोई कौशल नहीं है तो मैं आपको दूसरी नज़र भी नहीं दूंगा। ओह,
तो फिर श्रीमान, क्या कौशल है? जिया की राय, क्या मेरे पास वह कुछ हद तक प्रस्तुत करने योग्य लगती है? लिन युआन अब तक अपने सदमे से उबर चुकी थी, उसे जागना पड़ा चाहे वह चाहे या नहीं, क्योंकि असली जिया झेंग के अलावा और कौन इतना अहंकारपूर्ण बातूनी होगा। हालांकि जब उसने अपने सामने वाले मुंह को लगातार बड़बड़ाते हुए देखा तो उसे अचानक अपने सपने में दिखाई गई जिया झेंग की छवि याद आ गई, जिसका शरीर तो सूअर जैसा था लेकिन चेहरा सुंदर था और वह खुद को हंसने से नहीं रोक सकी। उसकी हंसी देखकर जिया झेंग को और भी यकीन हो गया कि यह लड़की उसे देखकर रोमांचित है और उसने अपने माथे के बालों को झटका, अपनी ठोड़ी को ऊपर उठाया और गहरी आवाज में कहा, जहां तक तुम्हारी बात है, तुम जो खाना बनाती हो, जो मेरे मानकों से मुश्किल से ही मेल खाता है, उसके अलावा तुम्हारे पास कोई और हुनर नहीं है। लिन युआन उसके व्यवहार से हैरान होकर अपने होठों को अरुचि से भींच लिया और अपने हाथ से उसके कुछ गर्म माथे पर थपकी देते हुए ठंडे स्वर में बोली, सपने देखना बंद करो। बताओ, तुम्हें इतनी सुबह सुबह मेरे दरवाजे पर दस्तक देने का क्या काम है? लिन युआन के हाथ के कोमल स्पर्श से आश्चर्यचकित होकर जिया झेंग को अचानक अपने माथे पर खुजली महसूस हुई, जैसे कि किसी मच्छर ने उसे काट लिया हो। गुदगुदी और झुंझुनी हो रही थी और वह अवचेतन रूप से इसे खरोंचना चाहता था। हालांकि उसका हाथ बीच में ही रुक गया, उसे डर था कि कहीं खरोंचने से वह इस अनोखी अनुभूति को न खो दे जिसे उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। उन्होंने स्वीकार किया कि उन्हें ये बहुत अच्छा लगा। बड़े होते हुए ये पहली बार था जब श्री जिया को पहले कभी किसी महिला ने इस तरह छुआ था। अतीत में लगभग 1000 महिलाएं उसके इर्द गिर्द घूमती थीं और उनमें से प्रत्येक उससे प्रभावित थी। कुछ लोग उनसे मिलते ही दिल खोलकर उनकी ओर दौड़ पड़ते थे, जबकि अन्य लोग घमंडी और अप्राप्य होने का दिखावा करते थे। फिर भी उनकी निगाहें उनकी हर गतिविधि पर नजर रखती थीं और उन महिलाओं पर उस इत्र की गंध बिल्कुल दम घोंटने वाली थी। पिछली बार लिन सियू की खुशबू से उसका गला घुट गया था और भले ही वह सबसे उत्तम इत्र था, फिर भी उसने उसे बेहद घृणा की थी। इसलिए पहली बार उसे यह महिला, जिसमें कोई श्रृंगार नहीं था, कोई दिखावा नहीं था और यहाँ तक कि उसमें थोड़ी कंजूस और कर्कश के गुण भी थे, बिल्कुल उसके स्वाद के अनुरूप लगी। शायद इसलिए कि वह भी कुछ कुछ वैसा ही था। ये लड़की, जो दिखावे के प्रति उसकी नापसंदगी को साझा करती थी, उसे बहुत पसंद आई। बोलो, तुम मुझसे क्या चाहते हो? ये देखकर कि उसने लंबे समय से कुछ नहीं कहा था, लिन युआन ने जिया झेंग की आंखों के सामने अपना छोटा सा हाथ लहराया। उसे डर था कि उसके हल्के थपथपाने से वह वास्तव में बेवकूफ़ हो गया है। तुम्हें क्या हुआ है? घोषित करना। अपने सामने लहराते छोटे हाथ को एक तरफ धकेलते हुए जिया झेंग, जो अपने होश में वापस आ गया था, थोड़ा शर्मा गया और अपना सिर दूसरी ओर घुमा लिया। 2 बार खांसने से पहले गुस्से से बोला, ये सब तुम्हारी वजह से है। आपने वास्तव में मुझे यह विश्वास दिलाकर धोखा दिया कि अनार और सेब को एक साथ जोड़कर फल अनार बनाया जा सकता है। इससे मेरी सारी रात नींद उड़ गई और उस बदबूदार बूढ़े आदमी ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया। नहीं, यह नहीं चलेगा, आपको मुझे मुआवजा देना होगा। देखो देखो, मेरी आंखें अंधेरी हो गई हैं। तुमने मेरी छवि पूरी तरह से बर्बाद कर दी है। तुम बदबूदार लड़की हो, तुम्हें मेरे साथ ठीक से समझौता करना होगा। अपनी चमकदार उत्साही आंखों की ओर इशारा करते हुए जिया झेंग ने ऐसा भाव दिखाया जैसे उसके साथ अन्याय हुआ हो, जिससे लिन युआन लगभग अवाक रह गया। दरअसल उसने लियूजी से कल दोपहर को ही जिया झेंग को इस मामले के बारे में सूचित करने के लिए कहा था। उसने खुद को इस बात के लिए तैयार कर लिया था कि छोटा तानाशाह उससे पूछताछ करने आएगा, लेकिन चूंकि वह पूरी दोपहर तक नहीं आया था, इसलिए उसने सोचा कि शायद उसने अंततः अपना स्वभाव बदल लिया है और अपने आप को उसके स्तर तक गिराने का निर्णय नहीं लिया है। अप्रत्याशित रूप से वह अगली सुबह भी जल्दी आ गया। यह जिया झेंग की गलती भी नहीं थी, क्योंकि उसे आज सुबह ही इसके बारे में पता चला था। कल दोपहर को घर वापस जाने के बाद लियूजी को लाओ फैन ने जानबूझकर पूरी दोपहर के लिए बाहर भेज दिया। बेचारे बच्चे ने फूमन बिल्डिंग के दरवाजे में कदम भी नहीं रखा और जुमा टाउन में बिना किसी कारण के दौड़ता रहा। जब वह अंततः शाम को वापस लौटने में कामयाब हो गया और लिन युआन के अनुरोध के बारे में यंग मास्टर को सूचित करना चाहता था, तो उसे बॉस ने पंखा झलने के लिए बुला लिया। उस समय शरद ऋतु का आरंभ हो चुका था और गर्मी भी उतनी नहीं थी। लियूजी ने कड़वे चेहरे के साथ रजाई में लिपटे बॉस को पंखे की हवा का आनंद लेते हुए देखा और अगले दिन सुबह सुबह ही जब जिया झेंग फिर से गुस्से में आया और अपने सेब के पेड़ के इलाज के लिए बॉस से औषधीय जड़ी बूटियां मांगी, जो कि मरम्मत से परे क्षतिग्रस्त हो गया था, तब बॉस ने अर्थ से भरी मुस्कान के साथ लियूजी को लिन युआन का संदेश देने दिया। अप्रत्याशित रूप से यंग मास्टर को बहुत धक्का लगा और लाओ फैन के व्यंग्यात्मक उपहास के साथ जिया झेंग ने अंततः अपनी गाड़ी शहर से बाहर निकाल दी और सीधे लिन परिवार के निवास की ओर चल पड़ा। शहर के फाटकों की रखवाली कर रहे सैनिक हैरान थे कि शहर के फाटक खुलते ही कोई बाहर क्यों भाग रहा है। बेशक ये ऐसी चीजें थीं जिनके बारे में लिन युआन को स्वाभाविक रूप से कुछ भी पता नहीं था।
उसने अपने होंठ भींच लिए, ये जानते हुए कि इस बार वह गलत थी, और बिना कोई बहस किए कंधे उचकाते हुए बोली, बॉस, यदि आप चाहते हैं कि मैं आपको मुआवजा दूं, तो मैं निश्चित रूप से पीछे नहीं हटूंगी। लेकिन क्या आप कृपया अपना चेहरा मेरे चेहरे के इतने करीब नहीं ला सकते? आपने तो आईलाइनर भी नहीं लगाया है, काले घेरे तो दूर की बात है। आप हमेशा की तरह ही सुंदर और सुरुचिपूर्ण हैं, आपके पीछे भागने वाली युवतियों की अभी भी लंबी कतार होगी। ये सिर्फ जुमा टाउन तक ही नहीं फैलेगा, बल्कि मुझे डर है कि ये दायोंग राजवंश की सीमाओं तक पहुंच जाएगा। जैसे ही जिया झेंग ने उसकी स्पष्ट रूप से कपटपूर्ण बातें सुनी, उसने अपने हाथ कमर पर रख लिए और कुर्सी पर वापस बैठ गया। चापलूसी करके मुझे खुश करने की कोशिश मत करो, मैं नहीं जा रहा हूँ। मुझे बाहर निकाल दो और मैं फिर भी नहीं जाऊंगा। लिन युआन उसके बेशर्म व्यवहार से हैरान था। वह उसे रसोई के चाकू से भगा नहीं सकती थी, आखिरकार वह उसका ग्राहक था और वह यहाँ भी गलत थी। अपने हाथ फैलाते हुए लिन युआन ने अपना माथा दबाया और कहा, ठीक है, तो एक दिन मेरे घर पर रहो। मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा खाना बनाऊंगा। कौन जानता था कि जिया झेंग वास्तव में अपनी उंगली बढ़ाएगा और उसे हिलाएगा। गलत, सिर्फ एक दिन नहीं। मैं तब तक यहीं रहूंगा जब तक मैं संतुष्ट न हो जाऊं। तुम्हें इसका अधिकार क्या है? लिन युआन नाराज हो रहा था। जिया झेंग ने मुसीबत की आशंका वाली मुस्कान के साथ अपना चेहरा उठाया। उसके सपनों की परिचित शरारती मुस्कुराहट फिर से प्रकट हुई। जब आप उस आयु को लिख रहे थे तो ये सहमति हुई थी कि ऋण आपके खाना पकाने से चुकाया जाएगा। आपने यह नहीं बताया कि कितने व्यंजन चाहिए, इसलिए मुझे तब तक रुकना होगा जब तक मैं संतुष्ट न हो जाऊं। अरे, मुझे भगाने के लिए रसोई का चाकू मत उठाना, मेरे पास गवाह हैं। तुम्हारी दोनों छोटी बहनों ने सब कुछ सुन लिया। लिन वेई ने अपनी बड़ी बहन की ओर कमजोरी से देखा, उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे सिर हिलाना चाहिए या सिर हिलाना चाहिए। लिन युआन पूरी तरह से टूट गई, ये जानकर कि उसके साथ इस आदमी ने धोखा किया है। वह तो बस यहीं उसका इंतजार कर रहा था। किसी देवता को आमंत्रित करना आसान है, लेकिन उसे विदा करना कठिन है, और वह वास्तव में इस महान देवता जिया झेंग को हिला नहीं सकी। किसी के अचानक आने के कारण लिन परिवार पूरे दिन हलचल में रहा। आखिरकार वे जिया झेंग की स्थिति से अच्छी तरह वाकिफ थे। यह विचार कि फूमन बिल्डिंग के युवा मास्टर वास्तव में उनके घर में रुकेंगे, आश्चर्यजनक और डरावना दोनों था। लिन युआन को अच्छी तरह याद था कि उसके माता पिता नाश्ते के समय कितने सतर्क थे, और बेशक उसने ये भी देखा कि वह लड़का कितनी तत्परता से अपने कटोरे में रखे चावल को खा रहा था। एक सुंदर और लाड़ प्यार से पाला गया युवा स्वामी होने के बावजूद वह गांव के एक असभ्य व्यक्ति की तरह क्यों खाता था? लेकिन जिया झेंग के प्रति निष्पक्षता से कहें तो वह पिछले कुछ दिनों से शिलियू के मामले में इतना व्यस्त था कि उसने खाने या सोने के बारे में नहीं सोचा था। लिन युआन के इस मजाक ने अनजाने में उसे काफी कष्ट पहुंचा दिया था। दूसरी ओर लिन शुआंग बिल्कुल खुश था। भोजन के बाद वह जिया झेंग को अपने साथ खेलने के लिए परेशान करती रही, और जब वह इससे थक गई तो उसने एक पतली नोटबुक निकाली जिसे ओल्ड फैन ने लिन जियाक्सिन को एक्यूपंक्चर के लिए उपयोग करने के लिए दिया था, और जिया झेंग से उसे पढ़ना सीखने में मदद करने के लिए कहा। चूंकि लिन युआन केवल कुछ प्राचीन चीनी अक्षरों को ही पहचान सकती थी और वास्तव में उनका अर्थ नहीं समझ पाती थी, इसलिए युवा लड़की के पास किसी और से मदद लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जैसे ही जिया झेंग ने जियाओ लिनशुन के हाथ में नोटबुक देखी, वह पहले तो चौंक गया, फिर हंसा, वह बुरा बदमाश। वे हमेशा दावा करते रहे हैं कि वे शिष्य नहीं लेंगे, फिर भी उन्होंने चुपके से एक विशिष्ट शिष्य बना लिया है। खैर बच्चे, तुम जो भी करो, जब तुम बड़े हो जाओ तो राजधानी शहर मत जाओ। अगर उन लोगों को पता चल गया कि आप कौन हैं, तो वे हर दिन आपके दरवाजे पर आपको चुनौती देंगे। बोलने के बाद उन्होंने जियाओ लिनशुन के गोल मटोल गाल को भी चुटकी ली, और एक भाई भाई के स्वर के साथ, जिसका उपयोग उन्होंने खुद भी नहीं किया, उन्होंने कहा, मैं तुम्हें बताता हूँ बच्चे, तुम वास्तव में भाग्यशाली हो। आपको अंदाजा नहीं है कि राजधानी में कितने लोग इस चीज़ को पाने के लिए अपना सिर फोड़ देंगे, भले ही ये केवल एक पृष्ठ ही क्यों न हो, ये बहुत कीमती होगा। बेहतर होगा कि तुम मन लगाकर पढ़ाई करो और बुरे आदमी के अच्छे इरादों को बर्बाद मत करो। जियो लिनशुंग ने सिर हिलाया। बंद दरवाजे वाली शिष्या होने के बारे में उसके शब्दों को पूरी तरह से समझ नहीं पाए, लेकिन उसने अच्छी तरह से पढ़ाई करने की अवधारणा को समझ लिया। चिकित्सा सीखने का उसका संकल्प शुरू में इसलिए था क्योंकि उसके माता पिता का स्वास्थ्य खराब था और लिन युआन को अपने लिए एक योग्य गुरु खोजने की चिंता थी। उसे क्या पता था कि पेटू बूढ़ा फैन एक उत्कृष्ट डॉक्टर था जिसने पहली नज़र में ही जियो लिनशुन को पसंद कर लिया था। उसकी बड़ी बहन की दिलचस्पी उसके शब्दों से जागृत हुई और उसकी आंखें उत्साह से चमक उठीं जब वह अपनी बहन के हाथ में रखी छोटी नोटबुक को घूरने लगी और उसे तारे दिखाई देने लगे। उसकी बहुत ही परिचित अभिव्यक्ति को देखकर जिया झेंग ने मन ही मन उनकी आत्मीयता पर आह भरी। ये शरारती लड़की भी उसके जैसे ही निष्कर्ष पर पहुंची थी। दूर से उसके माथे की ओर इशारा करते हुए उसने धीरे से कहा, अपनी उम्मीदें मत बढ़ाओ।
मैंने वह नोटबुक 10 साल पहले बेच दी थी, अब तक राजधानी में लगभग हर किसी के पास उसकी एक प्रति होगी। तुम, मेरी प्यारी, लाभ कमाने का मौका चूक गई हो। एक व्यावसायिक अवसर के नुकसान का सामना करते हुए लिन युआन ने आलू छीलने के लिए अपना सिर नीचे कर लिया। इस आदमी को कैसे पता चला कि वह पैसे के लिए ओल्ड फैन की नोटबुक बेचने की सोच रही थी? क्या वह उसे खुली किताब की तरह पढ़ सकता था? दोपहर के भोजन में उन्होंने आलू उबले चावल खाए। आलू को तलने के बाद उन्हें चावल के साथ मिलाया गया और फिर एक साथ भाप में पकाया गया, इसलिए अलग अलग व्यंजनों की आवश्यकता नहीं थी, जिससे ये सुविधाजनक और स्वादिष्ट दोनों बन गया। भोजन के दौरान लेनहुआ अंडों की एक टोकरी लेकर आए और साथ ही कुछ घर पर बनी अचार वाली सब्जियां भी लाए। जैसे ही वह अंदर आए और उसने देखा कि जिया झेंग मेज पर बेपरवाही से खाना खा रहा है, तो डर के मारे उसके हाथ से अंडों की टोकरी लगभग गिर ही गई। लिन युआन को रसोई में ले जाने के बाद लेनहुआ ने आखिरकार राहत की एक गहरी सांस ली और उसकी छाती को छूते हुए कहा, ओह, इससे मैं बहुत डर गई। क्या वह फूमन बिल्डिंग का यंग मास्टर नहीं है? वह आपके घर पर खाना कैसे खा रहा है? और ऐसा लगता है कि उसे बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं हैं। वह तो श्वांगेर को खाना भी परोस रहा है। वह उन पंखालिए युवा रईसों जैसा बिल्कुल नहीं था जिन्हें उसने शहर में देखा था। उन कुलीन लोगों की बात छोड़िए, सामान्य लोग भी आमतौर पर बच्चों को पसंद नहीं करते थे। उदाहरण के लिए चेन झू को ही लीजिए। वह विशेष रूप से जियो लिनशुन को नापसंद करते थे। जब भी लिन युआन जियो लिनशुन को अपने साथ ले जाता तो वह हमेशा ऐसा दिखता जैसे उसने कोई मक्खी निगल ली हो। लिन युआन ने अंडे उठाए और उन्हें अपनी टोकरी में डाल दिया, फिर लेनहुआ के लिए चांदी की गिनती की। उसकी बात सुनकर लिन युआन ने पिछले कथन पर ध्यान केंद्रित किया और असहाय होकर कहा, इसमें कोई मदद नहीं है। किसने मुझसे कहा कि मैं किसी को चांदी का कर्जदार हूं? उन्होंने कहा कि जब तक मैं कर्ज नहीं चुका देती, वह रोज मेरे घर पर खाना खाता रहेगा। उसने सोने का जिक्र नहीं किया क्योंकि वह जानती थी कि उसके घर की मौजूदा हालत को देखते हुए अगर जिया झेंग रात भर रुकना चाहे तो उसे या तो रसोई में सोना होगा या खरगोशों के साथ सोना होगा। बेशक, अगर वह नहीं चाहता तो वह छोटे गधे के साथ भी सो सकता था। लेनहुआ ने सोचा कि वह 100 टैल्टोफो मनी का उल्लेख कर रही थी जिसका उल्लेख उस दिन किया गया था जब उन्होंने संबंध तोड़ दिए थे और वे इसे एक साथ चुकाने में मदद करने का प्रस्ताव रखना चाहती थी, लेकिन आत्मा में इच्छुक होने के बावजूद ताकत में असमर्थ होने के कारण उसने पाया कि ऐसी सम्मानजनक बातें कहने से लोग और अधिक चिंतित हो जाते हैं। इसलिए उसने ऐसा नहीं कहा। अचार वाली सब्जियों की ओर इशारा करते हुए उसने कहा, ये सब्जियां मेरी माँ ने खुद अचार में डाली हैं और ये बहुत स्वादिष्ट हैं। आज मध्य शरद ऋतु उत्सव है, इसलिए मैं आपके लिए कुछ लाई हूँ। लिन युआन ने धन्यवाद में सिर हिलाया, जार में अचार वाली सब्जियों को चखा और महसूस किया कि उनका स्वाद उन अन्य सब्जियों से कहीं बेहतर था जिन्हें उसने चखा था, भले ही उनमें एक ही सामग्री का उपयोग किया गया था। ऐसा प्रतीत होता था कि चाची वांग का अचार वाली सब्जियां बनाने का अपना अनूठा तरीका था। यहाँ के लोग बिना बिकी गोभी और मूली को खराब होने से बचाने के लिए सिर्फ नमक और सोया सॉस का उपयोग करके सब्जियों का अचार बनाते थे। उसे अचानक कुछ अचार वाली सब्जियां याद आईं जो उसने पहले खाई थीं। सामग्री केवल नमक और मिर्च थी, जिसका उपयोग नमकीन या मीठा अचार बनाने के लिए किया जा सकता था, जैसे मीठा लहसुन जो उसे विशेष रूप से पसंद था। अगर वह ये अचार बनाकर बेच सके तो उसे निश्चित रूप से अच्छी कीमत मिल सकती है। लानहुआ के घर पर केवल लिन फुगुई ही गाड़ियां खींचकर चांदी कमा रहा था और माँ और बेटी लानहुआ कभी कभी पैसे कमाने के लिए काम में मदद करती थीं। लिन युआन लंबे समय से चाची वांग और लिन फुगुई को पैसा कमाने में मदद करने के तरीकों पर विचार कर रहा था, और ये तो भाग्य बनाने का एक उत्तम अवसर था, है न? इसके अलावा चाची वांग के पास अपनी ज़मीन थी जिससे अचार के लिए कच्चा माल आसानी से उपलब्ध हो जाता था, जिससे लागत कम रहती थी। इसके अलावा अचार बनाने के लिए ज़्यादा लोगों की आवश्यकता नहीं थी, चाची वांग ये सब अकेले ही कर सकती थीं। उसने अपना विचार लेनहुआ के साथ विस्तार से साझा किया, जिसकी आंखें चमक उठीं। चाची वांग बूढ़ी हो रही थी और लेनहुआ नहीं चाहती थी कि उसकी माँ शारीरिक श्रम करके पैसे के लिए संघर्ष करती रहे। यदि वे एक अनोखी अचार वाली सब्जी बना सकते हैं जिसे कोई और नहीं बना सकता, तो क्या उनका परिवार भी भविष्य में लिन युआन की तरह एक छोटी सी दुकान खोल सकता है और व्यवसाय कर सकता है? ये तथ्य कि लिन युआन एक पेस्ट्री की दुकान खोलना चाहती थी, केवल उसके अपने परिवार और उसकी अच्छी बहन लेनहुआ को ही पता था। लेनहुआ लिन युआन से ईर्ष्या करती थी और उसकी बहुत प्रशंसा करती थी। उसकी नज़र में लिन युआन पहले से ही एक समझदार छोटा व्यवसायी था। अब जब उसने उसे एक स्पष्ट रास्ता दिखा दिया था तो लेनहुआ स्वाभाविक रूप से बहुत खुश थी। लेनहुआ को विदा करने के बाद लिन युआन ने लिटिल डोंकी के साथ सोया दूध पीसते हुए जिया झेंग को कानून समझाया, जो जिज्ञासा से देख रहा था। मैंने आपके फूमन बिल्डिंग के साथ यह बहुत स्पष्ट कर दिया है, मैं केवल तैयार टोफू बेच रहा हूँ, नुस्खा नहीं। मेरे घर के आसपास षड्यंत्र करना बंद करो। मुझे अपना भाग्य बनाने के लिए अभी भी इस टोफू की ज़रूरत है।
यदि आप मेरी रेसिपी सीख लेते हैं और मेरे पैसे कमाने के रास्ते में बाधा डालते हैं तो आप भविष्य में मुझसे व्यंजनों की कोई गुप्त रेसिपी लेने के बारे में भूल सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि मेरे दिमाग में सैकड़ों गुप्त व्यंजन हैं और ऐसी कई चीज़ें हैं जिन्हें आपने न तो देखा होगा और न ही सुना होगा। अगर मैं चाहूँ तो ये सब बना सकता हूँ। अगर तुम सचमुच मेरी दुश्मन बनना चाहती हो तो मैं तुम्हारी फूमन बिल्डिंग को बंद करवा दूंगी। जिया झेंग, जो पहले थोड़ा तिरस्कार कर रहा था, अचानक उसकी तीखी नज़र से खतरा महसूस करने लगा। ईमानदारी से कहें तो उसने सचमुच उसके तौर तरीकों को गंभीरता से सीखने का इरादा बना लिया था। वह टोफू एक अनोखी वस्तु थी और उसने पहले ही उसे राजधानी शहर में उस व्यक्ति को चखने के लिए भेज दिया था, जिसके परिणामस्वरूप उसे बहुत प्रशंसा मिली थी और सोने और चांदी में पर्याप्त इनाम मिला था। ये केवल दुख की बात थी कि अकेले काम शुरू करने से पहले उन्होंने केवल आधे साल तक ही टोफू की आपूर्ति करने पर सहमति व्यक्त की थी। ये सोचकर कि फूमन बिल्डिंग को अब इस विशिष्ट नुस्खे तक विशेष पहुंच नहीं होगी, जिया झेंग असहज हो गया। इसलिए वह वास्तव में इसे गुप्त रूप से सीखने और फिर जल्दी से बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू करने के बारे में सोच रहे थे। लेकिन जैसे ही उसने लिन युआन की बातें सुनी, उसने तुरंत इस विचार को खारिज कर दिया। यद्यपि जब वह बोल रही थी तो उसके स्वर में कोई धमकी नहीं थी, और यहाँ तक कि उसने जानबूझकर उसे सोया दूध पीसते हुए देखने दिया, फिर भी उसमें नुस्खा सीखने और चुराने का साहस नहीं था, क्योंकि वह उसकी कही बातों पर विश्वास करता था, यहाँ तक कि फूमन बिल्डिंग को गिराने की बात पर भी। ओह, उसका दिल कितना खुजलाया होगा। वह इसका आधा हिस्सा पहले ही सीख चुका था, फिर भी वह इसे स्वयं व्यवहार में नहीं ला सका था, और वह अभी भी इस बात को लेकर परेशान था कि उसे प्रक्रिया का शेष आधा हिस्सा सीखना चाहिए या नहीं। जिया झेंग ने आत्मसंतुष्ट लिन युआन को उदास होकर देखा। एक बार फिर उसे एहसास हुआ कि वह उससे मात खा गया है। उसने अनुमान लगाया था कि वह स्वयं टोफू बनाने की हिम्मत नहीं करेगा और उसने जानबूझकर उसे सिखाने की पेशकश की थी। सचमुच, औरत का दिल सबसे जहरीला होता है। जबकि जिया झेंग अभी भी टोफू बनाने की प्रक्रिया के दूसरे भाग को सीखने के लिए लिन युआन के साथ रसोईघर में जाने के निर्णय पर विचार कर रहा था, लिन युआन ने पहले ही तैयार उत्पाद को सुखाने के लिए बाहर निकाल दिया था। आदमी ने तुरंत अपना पैर पटका, टोफू के भाप से भरे बोर्ड की ओर इशारा किया और हकलाते हुए बोला, इतना तेज? तुम धूर्त लड़की हो। अगर तुम इतनी जल्दी टोफू बना सकती हो तो इसे 3 दिन में केवल 2 बार ही क्यों निकालती हो? अरे, क्या आप जानते हैं, ऐसा करके आप बहुत सारा चांदी गंवा रहे हैं। ओह मेरी चांदी, ओह मेरा दिल, ये बहुत दुखता है। ड्रामा क्वीन की तरह अभिनय करने वाले रईस की तरफ देखते हुए लिन युआन ने अपने होठों को भींच लिया। आप स्पष्ट रूप से जानते हैं कि इससे अधिक पैसा बनता है, फिर भी आप मुझसे सवाल करते हैं। हम्फ। ये कहना पड़ा। भूख विपणन रणनीति वास्तव में बहुत लाभदायक थी। यहाँ तक कि राजधानी से किसी ने 3 बार उसके लिए टोफू मांगने के लिए लोगों को भेजा था, और यहाँ तक कि उसके पिता को उसे रेस्तरां खोलने की अनुमति देने के लिए राजी करने में भी मदद करने पर सहमति जताई थी। लेकिन जिया झेंग क्या कर सकता था? लिन युआन के असहयोगी होने के कारण उसने बड़े पैमाने पर टोफू की आपूर्ति का वादा करने की हिम्मत नहीं की। वह हर बार केवल एक छोटी प्लेट ही दे पाता था, जिससे वह व्यक्ति क्रोधित हो जाता था और धमकी देता था कि वह आकर उसे पकड़ लेगा और राजधानी में उसके पिता की सजा भुगतने के लिए मजबूर करेगा। जैसे ही शाम हुई, एक बिन बुलाया मेहमान अचानक लिन युआन के घर आ पहुंचा, जिसका नाम था लिन सियू, जो रो रहा था। लिन युआन को एक पल के लिए भी विश्वास नहीं हुआ कि यह युवती उसके लिए आई है। जैसे ही वह दरवाजे में दाखिल हुई, उसकी नज़र जिया झेंग पर टिक गई। बाहर खड़ी जिया झेंग की गाड़ी को देखते हुए लिन सियू की उपस्थिति कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। पिछली घटना के बाद जिया झेंग की उसके प्रति घृणा मतली के बिंदु तक पहुंच गई थी। उसने अपनी आंखें घुमाईं, उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जैसे वह हवा हो, और वह उस पर ध्यान देने के बजाय अपने हाथों में छड़ी के साथ खेलना और गधे का पीछा करना पसंद करेगा। लिन सियू ने लिन युआन और लिन वेई बहनों को अनदेखा करते हुए अपने होंठ काट लिए। वह जिया झेंग के करीब गई, लेकिन उसकी उपेक्षा भरी नज़र देखकर वह वहीं रुक गई। आत्मा मजाक भरी हंसी के साथ वह मुड़ी और भाग गई। ऐसा करते हुए उसने अपनी आंखों के कोनों से आंसू पोंछे। बहनें लिन युआन और लिन वेई एक दूसरे को हैरान होकर देखने लगीं। वह अचानक यहाँ दौड़कर क्यों आ रही है और फिर उतनी ही तेजी से भाग भी रही है? क्या वह बीमार हो सकती है? हालांकि उन्होंने इस पर ज़्यादा देर तक विचार नहीं किया। जैसे ही अंधेरा होने लगा, लानहुआ उन्हें जवाब लेकर आया। कुछ बड़ा हुआ है, कुछ बड़ा। लैनहुआ दौड़ती हुई आई, उसका पहले से ही कुछ काला सा चेहरा और भी लाल हो गया था। जैसे ही उसने लिन युआन को देखा, उसने अपने बगल में काले चेहरे वाले यंग मास्टर की भी परवाह नहीं की और सीधे उसे खींच लिया और चिंतित होकर कहा, आपके परिवार की यंग मिस, उसे ले जाया गया है। ले जाया गया? लिन युआन हैरान था। उसने तो उसे खुशी खुशी इधर उधर उछलते हुए देखा था, तो फिर वह अचानक कैसे मर गई और पलक झपकते ही कैसे चली गई? हाँ, बहक गया। ये वास्तव में एक फैंसी सेडान कुर्सी थी।
गांव से बहुत सारे लोग देखने के लिए बाहर आए, और फिर तुम्हारी चाची हाथ में एक भारी पस पकड़े हुए रो भी रही थीं और हंस भी रही थीं। लिन युआन का चेहरा शर्म से लाल हो गया। तो वह एक पालकी में ले जाई गई थी, मरी नहीं। एक मिनट रुको, पालकी? क्या यह मजिस्ट्रेट की पालकी हो सकती है? लेकिन क्या लिन सियू को अगले महीने मजिस्ट्रेट के घर में छोटी उपपत्नी बनने के लिए नहीं ले जाया जाना था? वह आज क्यों चली गई? लेकिन फूमन बिल्डिंग में उसने जो सुना था कि लाओ फैन मजिस्ट्रेट की छोटी उपपत्नी की गर्भावस्था की रक्षा के लिए उसकी नाड़ी की जांच करने जा रहा है, उसे याद करके उसे सब समझ आ गया। कोई आश्चर्य नहीं कि मैडम काउंटी मजिस्ट्रेट उस उपपत्नी की गर्भावस्था की रक्षा के लिए इतनी उत्सुक थी। वह पहले बच्चे को रखने के बारे में सोच रही थी, फिर छोटी उपपत्नी का पक्ष छीनने के लिए अपने स्वयं के व्यक्ति लिन सियू को भेजने का अवसर ले रही थी। यह महिला, वह वास्तव में कुछ थी। लिन युआन ने नाक भान से कुड़ी। इन प्रमुख घरानों के मामले वास्तव में जटिल थे। वह ये नहीं जानती थी कि लिन सियू एक बार दरवाजे में प्रवेश करने के बाद मैडम काउंटी मजिस्ट्रेट के साथ एक ही पक्ष में होगी या नहीं। यदि उसने एक बाघ को केवल एक भेड़िए को लाने के लिए भेजा तो लेडी जिन सचमुच रो रो कर मर जाएगी। अफसोस, तुमने अपनी चाची का व्यवहार नहीं देखा। वह अपनी बेटी को सेडान पर चढ़ते देखकर रो पड़ी, लेकिन तभी किसी ने उसे एक पस दिया और आपकी चाची, ओह, वह तुरंत हंस पड़ी और पस पकड़े हुए झुककर प्रणाम किया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह सचमुच अपनी बेटी को बेचने का दिल करेगी। लैन हुआ ने अपने होंठ भींच लिए, उसके चेहरे पर तिरस्कार और अवमानना दोनों के भाव थे। फिर भी लिन युआन ने पहले से ही इस सब का अनुमान लगा लिया था जब उसने जाना कि लिन सियू का इरादा काउंटी मजिस्ट्रेट का था। फिर उसने जिया झेंग को देखा जो गधे को अपने बगल में हाँकते हुए ऊप से अपनी छड़ी घुमा रहा था, ऐसा अभिनय कर रहा था जैसे लिन सियू की दोपहर की यात्रा का उससे कोई लेना देना नहीं था। आह, लिन सियू पर भी दया आनी चाहिए। चाहे जो भी कारण हो, उसने अपना पूरा दिल जिया झेंग पर लगा दिया था। शायद वह जाने से पहले एक आखिरी मौका लेना चाहती थी, फिर भी उसे निर्दयतापूर्वक अस्वीकार कर दिया गया। क्योंकि यह मध्य शरद उत्सव था, जो परिवार के पुनर्मिलन का दिन था, लैन हुआ ने समाचार दिया और अपने माता पिता के साथ त्योहार मनाने के लिए जल्दी से घर वापस आ गई। रात के खाने के लिए लिन युआन ने कई ताज़ा व्यंजन पकाए, जिनमें उनके अपने सब्जी के बगीचे से उगाए गए नए कोमल हरे प्याज के साथ स्कैलियन टोफू भी शामिल था, जो विशेष रूप से ताज़ा और कोमल था। वहाँ दोपहर में नदी में जिया झेंग द्वारा पकड़ी गई उबली हुई मछलियाँ भी थीं। ये कहना कि उसने मछली को महसूस किया, ये कहने से अधिक उपयुक्त होगा कि उसने उसे पकड़ा। एक छोटी मछली उसके द्वारा घेर ली गई थी, लेकिन फिर भी उसे आसानी से नहीं पकड़ा जा सका। अंत में लिन वी और जियो लिनशुंग ने तिरस्कारपूर्वक अपनी बड़ी बहन द्वारा बनाया गया जाल लाया और तब जाकर मछली पकड़ी गई। अन्य व्यंजनों के अलावा अंडे का टोफू सूप भी था, जिसका मूल उद्देश्य लेडी लियू को अच्छा पोषण देना था। हालांकि जिया झेंग ने इसका आधे से अधिक हिस्सा खा लिया। पूरे दिन की बातचीत के बाद श्री और श्रीमती लियू अब जिया झेंग से उतने अलग नहीं थे जितने पहले थे। उनका व्यवहारिक और लालची या पेटू स्वभाव पूरी तरह से उजागर हो गया था, लेकिन फिर भी उन्हें ये संपन्न युवक काफ़ी प्रिय लगा। इस प्रकार वे उसके द्वारा अंडे का सूप खाने से बिल्कुल भी नाराज नहीं थे। इसके विपरीत लेडी लियू काफ़ी प्रसन्न थीं और उन्होंने लिन युआन को अगली सुबह जिया झेंग के लिए और अधिक सूप बनाने का निर्देश भी दिया। लिन युआन मौखिक रूप से सहमत थी, लेकिन उसका दिल खुश नहीं था। उसकी माँ ने अंडे के सूप के केवल कुछ निवाले खाए थे और इस आदमी को बस उसे खत्म करना था, क्योंकि वह इस बात से पूरी तरह अनभिज्ञ था कि गर्भवती महिला की भावनाओं का ख्याल कैसे रखा जाए।